नमस्कार। मैं डॉक्टर महात्मा पांडे, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, साठे महाविद्यालय, विले पार्ले, मुंबई से। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में जो ये व्याख्यान श्रृंखला चलाई जा रही है, हम सब उसके साक्षी हैं और इसके लिए हम अपने भाई डॉक्टर मनीष मिश्रा जी को सादर धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने ये अवसर उपलब्ध कराया कि हम आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में किसी विषय पर कुछ चर्चा पर चर्चा या किसी व्याख्यान को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें। साथियों, आज़ादी में स्वतंत्रता संग्राम में देश के तमाम साहित्यकारों ने, क्रांतिकारियों ने, देशभक्तों ने, राजनेताओं ने अपनी भूमिका तो निभाई है, साथ ही महिलाओं की भागीदारी भी बड़ी अनिवार्य समझी जाती है। हिंदी कथा साहित्य में भी स्वाधीनता संग्राम से संबंधित तमाम उपन्यासों का सृजन हुआ है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखेंगे। आज का जो हमारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस व्याख्यान का विषय है वह है आधुनिक हिंदी उपन्यासों में स्वाधीनता संग्राम का चित्रण, जिसमें मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखूंगा। कुछ राजनीतिक वाद विवाद का निरूपण भी इसमें अपेक्षित है, साथ ही गांधीवाद, अहिंसावाद, हृदय परिवर्तन, गांधीवाद का आलोचनात्मक चित्रण या उपन्यास और आश्रम की स्थापनाओं का विवरण, आतंकवाद का दार्शनिक पक्ष, आतंकवादी कार्यकलापों का अंकन मूल्यांकन, गदर आंदोलन, राजनैतिक डकैतियां जो हुई हैं, काकोरी कांड, अधिकारी वर्ग की हत्याएं, आतंकवाद और बम, ये तमाम ऐसे विषय हैं जिसे हिंदी उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों में उकेरा है। क्रांतिकारियों के व्यक्तित्व का चित्रण भी इसमें दिखाया गया है। समाजवाद और उसका दार्शनिक पक्ष भी यहाँ अभिव्यक्त हुआ है और असहयोग आंदोलन से लेकर खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा हिंसात्मक घटनाकांड या मोपला उपद्रव, सत्याग्रह का चित्रण, गांधी जी के रचनात्मक कार्यों का चित्रण यथा कृषक आंदोलन, नारी जागरण, अछूतोद्वार आंदोलन, सांप्रदायिक निर्णय, हिंदू मुस्लिम एकता, विदेशी बहिष्कार एवं स्वदेशी भावनाओं का चित्रण। इसके अलावा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन रहा है, जिसमें नमक सत्याग्रह आंदोलन, लगानबंदी आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन तथा गांधी इरविन समझौता आदि। इसके साथ ही स्वातंत्र्य संघर्ष की जो प्रमुख घटनाओं का चित्रांकन हिंदी उपन्यासकारों ने किया है, उस परिप्रेक्ष्य में कुछ चित्रण भी यहाँ किया गया है। कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों से लेकर के साइमन कमीशन, स्वराज की व्याख्या, आज़ाद हिंद फौज का चित्रण, शुद्धि आंदोलन, नाविक विद्रोह, ऐसे तमाम पहलू रहे हैं जिसको लेकर के रचनाकारों ने, कथाकारों ने, साहित्यकारों ने, चाहे वो प्रेमचंद हों, जयशंकर प्रसाद हों, जैनेन्द्र जी हों, यशपाल जी हों, इन सब ने स्वाधीनता संग्राम से लेकर उसके परिप्रेक्ष्य में अपनी बातें अपने उपन्यासों में कही हैं, उसे अभिव्यक्त की हैं। कहा गया है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस पवित्र सूत्र से भारतीय वेदांत का प्रारंभ होता है और साहित्यकार के अनुसार जो साहित्य की सर्जना का मूल मंत्र है वह है अथातो सत्य जिज्ञासा। इसके अलावा और कुछ नहीं है। उनके मनःस्थल में सत्य का जो गूढ़ कौतूहल निहित होता है वही आगे चलकर काव्य, कहानी, नाटक और उपन्यास आदि के रूप में भी कहीं न कहीं अभिव्यक्ति पाता है। साहित्यकार अनेकानेक माध्यमों से स्वयं को उद्घाटित करके आंतरिक एवं बाह्य जगत में विद्यमान स्वपरिवेशावृत्त सत्य की शोध में हमेशा से ही प्रवृत्त रहता है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में इन तथ्यावलोकनों के बाद सहज ही यह धारणा परिपुष्ट हो जाती है कि हिंदी उपन्यासकार, खास करके आधुनिक हिंदी उपन्यासकार जो हैं, वे राष्ट्रीय आंदोलनों के विविध पक्षों की कालांतर में उपेक्षा नहीं कर सके हैं
राष्ट्रीय आंदोलन की जो चेतना के आंतरिक और बाह्य निरूपण को उन्होंने अपने उपन्यासों का प्रमुख विषय बनाया है। देश और काल के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए जिन स्वतंत्र संग्राम के ऐतिहासिक तथ्यों को उपन्यासकारों ने ग्रहण किया है, उनका वैविध्यपूर्ण चित्रांकन, विविध रूपों का विश्लेषण या कल्पना और सत्य के मिश्रण के साथ यहाँ प्रस्फुटित होता दिखाई देता है। उन्हीं विविध रूपों का विश्लेषण यहाँ हम करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम राजनीतिकवाद को लेते हैं। उसका निरूपण जो उपन्यासों में हुआ है वह कुछ इस तरह से कि स्वतंत्रता संग्राम का विधिवत सूत्रपात जो है वो 19वीं शताब्दी के अंत में शुरू हो गया था, परंतु 20वीं शताब्दी के लगभग 2 दशक तक वह नाबालिग युवक की भांति परिपक्वता नहीं हासिल कर सका। ऐसा होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि राष्ट्रीय पुनर्जागरण की समझ अपनी अंतिम विकास यात्रा पर थी। इसके साथ ही राष्ट्रीय चेतना की भूमि में अब उर्वरा शक्ति भी धीरे धीरे उत्पन्न होने लगी थी। ब्रिटिश पूंजीवादी और साम्राज्यवाद उन राष्ट्रीय चेतनांकुरों को सतत प्रयास के बावजूद भी समूल नष्ट करने में अपने को असमर्थ पा रहा था। प्रथम विश्व युद्ध महासमर की विजय का उपहार जो था वो सेडिशन कमेटी के रूप में भारतवासियों को दिया गया था। महात्मा गांधी सेवा के प्रतिदान के रूप में हिंसा और घृणा को सहन न कर पाए। फलतः रॉलेट एक्ट जो है उसकी समाप्ति की भूमिका में उन्होंने जिस असहयोग आंदोलन का जो शुभारंभ किया था, उसकी स्वाधीनता के आलोक में जाकर ही वह विलीन हो गई। महात्मा गांधी के सत्य के प्रयोग, अवज्ञा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो प्रत्येक 10 वर्ष बाद किए गए, को गांधीवाद के नाम से ही आगे चलकर अभिहित किया जाने लगा, जिसके अंतर्गत गांधी जी का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन भी हमें निरूपित होता दिखाई देता है। गांधी जी के जो वाद हैं उसमें 2 पक्षों को बांट करके उसे देखा जा सकता है। पहला है चिंतन पक्ष और दूसरा है व्यावहारिक पक्ष। चिंतन पक्ष में अहिंसा, सत्य और सत्याग्रह आते हैं। सत्याग्रह के उपखंडों में उपवास, असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा धरना आदि है। व्यावहारिक पक्ष में गांधी जी का संपूर्ण रचनात्मक कार्य सम्मिलित किया जा सकता है, क्योंकि यह सत्याग्रह संघर्ष का एकमात्र उपादान है। सत्य, अहिंसा, मानवता, निडरता, हृदय की पवित्रता, प्रेम, समता और एकता आदि गांधीवाद के ही विविध अवयव हैं। इसी प्रकार बल प्रयोग के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यवाद का भारत से अंत करने के चिंतन पक्ष को भारतीय परिप्रेक्ष्य में आतंकवाद, क्रांतिवाद, समाजवाद, साम्यवाद का नाम दिया गया है। हिंदी उपन्यासकारों ने इन्हीं वादों को अपनी रचनाओं में प्रतिपाद्य का मूल्यांकित करने का, उसे विश्लेषित करने का अपना विषय बनाया है। आगे आता है गांधीवाद। गांधीवाद जो है प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासों में अगर देखा जाए तो गांधीवाद की सैद्धांतिक विवेचना का आरंभ सन 1935 के बाद ही हुआ था। उसके पहले उसका अभाव सा पाया जाता है। इस काल के उपन्यासकारों ने गांधीवाद को गुणों एवं अवगुणों की कसौटी पर न कसकर उसके व्यावहारिक पक्ष को यथावत रूप से ग्रहण किया है। व्याख्या के रूप में अगर देखा जाए तो गांधीवाद का विरोध नगण्य ऐसा रहा है, परंतु जहां गांधी जी के असहयोग आंदोलन का प्रश्न है तो उसका विरोध अवश्य हुआ है, वह भी अपवाद के रूप में ही। साहित्य सम्राट, कथा सम्राट उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने अपने तीनों उपन्यासों यथा प्रेमाश्रम, रंगभूमि और कर्मभूमि में गांधीवाद को सत्याग्रह के रूप में ग्रहण किया है। वाद विवेचन के फेर में न पड़कर उन्होंने गांधीवाद की स्थापना गांधीवादी पात्रों, उनके संवादों, उनके सत्याग्रहों आदि के द्वारा की है। श्रीनाथ सिंह ने जागरण में उसी परंपरा को अग्रसर किया है तथा मनोविश्लेषणवादी कथाकार जैनेन्द्र जी अपने उपन्यास त्यागपत्र आदि में भी इसी परंपरा के हिमायती रहे हैं। परंतु प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकारों को गांधीवाद के इस अहिंसावाद का व्याख्यात्मक विवेचन
विशेषतः अभिप्रेत रहा है। गांधीवाद पर एक ही उपन्यास में कहीं आस्था व्यक्त कराई गई है तो कहीं अनास्था का भाव हमें दिखाई देता है। गांधीवाद पर एक ही उपन्यास में आस्था और अनास्था का सबसे बड़ा कारण संभवतः युगीन तत्कालीन परिस्थितियां या प्रभाव था, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चात देश के राजनीतिक चिंतनों में पूर्णतः परिवर्तन आ गया था। इससे पूर्व असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद भी गांधीवादी आंदोलन पर जनता की विश्वास की आंखें टिकी हुई थीं। अहिंसा की बात जब आती है तो गांधीवाद में आस्थावान उपन्यासकारों ने गांधीवाद के प्रति आस्था जगाने का सबसे बड़ा उपक्रम करने लगा था। फलतः गांधीवाद की व्याख्या ही उसका वस्तु बन गया। गांधीवाद का मूलाधार अहिंसा है। अहिंसा एक निर्जीव सिद्धांत नहीं है, अपितु एक सजीव और प्राणदायिनी शक्ति भी मानी जाती है। वह शूरवीरों का एक गुण है, तथ्यतः उसका सर्वस्व है। वह सबसे उच्चतम धर्म है। अहिंसा के सूर्य के उदय होते ही घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि अंधकार रूपी शत्रु भाग जाते हैं। पुरुष और नारी का पात्र दलीय अहिंसा की व्याख्या करते हुए कहता है कि अहिंसा कुछ दब्बूपन की दीनता नहीं है। जुल्म के आगे हम सर रोपते हैं, कुछ सर नहीं झुकाते। दिलेरों की अहिंसा और है, बुजदिलों की अहिंसा और। अहिंसा तो वह तलवार है जिसकी चोट बचाने को कोई ढाल ही नहीं। यह सरासर सक्रिय है, कुछ पंगु नहीं। यहाँ तो हथेली पर जान रखते हैं और छाती में आन रखते हैं। अज्ञेय ने अहिंसा पर विचार प्रकट करते हुए कहा है कि जहाँ अहिंसा हो सकती है वहाँ राह चलते गेहूं की एक बाल तोड़कर फेंक देना हिंसा होगी, क्योंकि वह कर्म उस विश्व समाज का कोई हित नहीं करता, उल्टे थोड़े से हित की संभावना को भी वह नष्ट कर देता है। इसी प्रकार नई इमारत उपन्यास का भी एक पात्र इसी तरह से सोचता है। उसका यह विचार है कि अहिंसा ही कांग्रेस की नीति रही है और रहेगी। जब तक गांधी जी देश के नेता हैं और कांग्रेस देश का नेतृत्व कर रही है, तब हम हिंसा का मार्ग नहीं अपना सकते। शांतिपूर्ण प्रदर्शन, अहिंसात्मक सत्याग्रह और सिविल नाफरमानी सदा हमारे हथियार रहे हैं और हमारे हथियार रहेंगे। महात्मा गांधी अहिंसा को मात्र वैयक्तिक गुण नहीं मानते थे, उसे वे एक सामाजिक गुण के रूप में भी स्वीकार करते थे। अन्य गुणों की भांति उसका भी विकास विश्व के संदर्भ में ही होना चाहिए। दो पहलू उपन्यास का पात्र सुरेंद्र भी अहिंसा को विश्व के संदर्भ में ही देखता है। गांधी जी का एकमात्र उद्देश्य केवल भारत की स्वतंत्रता के लिए ही लड़ना नहीं है, बल्कि वह अहिंसात्मक रूप से लड़ना भी है। वे चाहते हैं कि संसार सत्य के नाम पर रक्त बहाना छोड़ दे। भूखे भारत को तो सूखी रोटियां चाहिए, उन्हीं से उसके उदर की क्षतिपूर्ति हो सकती है। यह अहिंसा से प्राप्त हो सकती है। रघुवीर सहाय के उपन्यास चढ़ती धूप में जब अहिंसा की भूमि पर उसका पात्र डगमगाने लगता है और हिंसा का प्रत्युत्तर हिंसा से देने पर उतर आता है, तब जयनाथ कठोर शब्दों में उसे संबोधित करते हुए कहता है, गुलाम देश में हिंसा करना दमन और सरकारी अत्याचार को निमंत्रण देना है। हम सत्याग्रह करेंगे और विजयी होंगे। सच्ची अहिंसा वह है कि कमर में तलवार कसे हुए भी हम केवल सिर झुका दें, क्योंकि हमारे मन में बदले की भावना मर चुकी है। क्योंकि गांधी जी भी कहते हैं कि बुराई हमारे स्वार्थ में है और अपने पड़ोसी के प्रति उदारता के अभाव में है। इसी प्रकार गुरुदत्त ने अपने उपन्यास स्वराजदान में भी अहिंसा पर बल देते हुए कहा है कि बनारसी लोगों को समझाते हुए वे पूछते हैं कि हिंदुस्तान में हिंसा मार्ग से सफलता प्राप्त करने की शक्ति भी है क्या? इसके अतिरिक्त स्वराज्य ही नहीं समझता जो बल प्रयोग से प्राप्त होता है। पथिक उपन्यास में भी कई स्थानों पर अहिंसा की व्याख्या उपन्यासकार गुरुदत्त ने की है। गोविंद वल्लभ पंत राजनीतिक दृष्टि से अहिंसा पर विचार व्यक्त करते हुए यह कहते हैं कि हिंसा पाशविकता है, निश्चय है, परंतु कब? जब उसका ध्येय केवल एक व्यक्ति का स्वार्थ हो, एक पशुबल के विरोध में एक संगठित राष्ट्र का विद्रोह हिंसा नहीं है, वही तो नीतिज्ञता है। अंचल मेरा कोई, इस उपन्यास में वृंदावन लाल वर्मा ने भी गांधीवादी स्वर में पात्र के माध्यम से यह कहलवाया है कि हमारी सलाह है कि तुम हथियारों का प्रयोग मत करना,
नुकसान उठाओगे, हमारे आंदोलन को उससे ठेस लगेगी। टेढ़े मेढ़े रास्ते का मार्कंडेय ददुआ को अहिंसा का अर्थ समझाते हुए कहता है कि ददुआ, अहिंसा के माने है मानवता। बलि वह है जो बड़ा से बड़ा कष्ट उठा सके, बिना उफ किए, हंसते हुए, जिसके पास आत्मा का बल है, प्रेम, दया, त्याग। दूसरों को उत्पीड़ित तो सभी करते हैं, लेकिन वास्तव में आदमी वह है जो दूसरों को सुख दे सके और दूसरों को दुखी बनाने के बजाय दूसरों के दुख को बांट सके। राजा महाराजाओं की महफिल में भी अहिंसा पर विचार कहीं न कहीं हिंदी उपन्यासकारों ने व्यक्त किया है। रामनाथ तिवारी नवाब साहब से पूछते हैं कि नवाब साहब, यह अहिंसा है क्या चीज? नवाब साहब ने गंभीरता से कहा, कुछ भी ना हो, पर है तो कुछ जरूर। हम हथियारों की बात करते थे, लोग साथ नहीं आए, पर यह अहिंसा, हिम्मत देखिए, लोग जानते हैं कि पिटेंगे, फिर भी आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार भगवती चरण वर्मा का एक पात्र कहता है कि मैं इंसाफ और नेकी को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इंसाफ और नेकी महात्मा गांधी के साथ है और महात्मा गांधी के पास एक और ताकत है, अहिंसा। मैं तो अहिंसा का मुरीद हूँ। इसी प्रकार अहिंसा के दार्शनिक पक्षों के विवेचन के लिए कुछ मुख्य उपन्यासों को लिया गया है, जिससे गांधी जी का यह मंतव्य स्पष्ट हो सकता है कि अपने को किसी ने द्वेष के कारण दिया तो भी उसका द्वेष ना कर उस पर प्रेम करना चाहिए, उस पर रहम कर उसकी सेवा करना, यही अहिंसा है। हृदय परिवर्तन की बात भी गांधी जी ने भी और तत्कालीन उपन्यासकारों ने भी अपने उपन्यासों में दिखाने का प्रयास किया है। गांधीवाद का एक महत्वपूर्ण अवयव मानव में विद्यमान मानव के प्रति प्रेम की भावना भी है। सत्य के आग्रह के लिए हृदय की पवित्रता अनिवार्य है। जब उसमें सत्य की ज्योति प्रज्वलित हो जाती है, तब वह स्व और पर की भावना से ऊपर उठकर भी शत्रु को अपने गले लगा लेता है। उसमें वह अपनापन अनुभव करने लगता है। शत्रु के प्रति मित्रता की भावना उत्पन्न हो जाना ही हृदय परिवर्तन का भाव कहलाता है। महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक चिंतनों में शत्रु के हृदय परिवर्तन को राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया है। गांधी जी भी यह मानते हैं, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, अर्थात धन और संपत्ति शांति प्रदान नहीं कर सकते। पूजा व्यक्ति की ही नहीं, उसके गुणों की होती है, और गुण है वह हृदय की वस्तु मानी जाती है। शत्रु के प्रति मन में घृणा ना रखना, उसे अपने से भिन्न समझना और किए गए अत्याचारों के बदले क्षमा याचना करना हृदय परिवर्तन का ही एक रूप है। हिंदी उपन्यासों में गांधीवाद के स्वरूप के सर्वप्रथम दर्शन मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि में हमें दिखाई देते हैं। प्रेमचंद के इस उपन्यास का पात्र सूरदास गांधीवाद की ही देन है, क्योंकि गांधी जी और टॉलस्टॉय का इतना गहरा असर मुंशी प्रेमचंद के मन पर पड़ा है कि जादू की छड़ी घुमाते ही इस सारे पढ़े लिखे लोगों का हृदय परिवर्तन भी हो जाता है। उसकी प्रसुप्त आत्मा जागृत हो उठती है। रंगभूमि का सूरदास जब अन्याय के आगे नहीं झुकता, उसका सामना सच्चाई से करता है, ठोकरें खाता है, गिरता है, परंतु पुनः संभल कर उठता है, टूट जाता है, परंतु वह कभी सत्य का आंचल नहीं छोड़ता है। वह ना दोषारोपणों की चिंता करता है और न ही किसी से भयभीत होता है। इसीलिए भैरों की मलिनता स्वतः पवित्रता के जल से प्रक्षलित हो जाती है। वह सूर से अपने द्वारा किए गए अन्यायपूर्ण व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हुए यह कहता है कि सूरे, अब तक मैंने तुम्हारे साथ जो बुराई भलाई की उसे माफ करो। आज से अगर तुम्हारे साथ कोई बुराई करूं तो भगवान मुझसे समझे। इस तरह से प्रेमचंद के उपन्यास का पात्र सूरदास तो गांधीवाद के कंचन से निर्मित जीवंत प्रतिमा तो है ही, वह साकार रूप भी है, सामंतवाद की साक्षात मूर्ति। राणा साहब भी अंत में सूर्य के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। सूर्य के सत्य की ज्योति से उनका सामंतवादी जो मद है वह पिघल जाता है। वह सूर्य से क्षमा याचना भी करने लगते हैं। वे कहते हैं कि सूरदास में तुमसे अपनी भूलों के लिए मैं क्षमा मांगने आया हूँ। अगर मेरे बस की बात होती तो मैं आज अपने जीवन को तुम्हारे जीवन से बदल देता। महात्मा गांधी जी भी स्थापित स्वार्थों को हटा देने के सर्वथा पक्ष में ही थे, परंतु यह काम बल प्रयोग से न होकर हृदय परिवर्तन से ही होना चाहिए, यही उनकी दृढ़ मान्यता थी। रंगभूमि में सूरदास का जो सामना पूंजीपति वर्ग के प्रतीक
जानसेवक से होता है, जिसमें एक ओर सूर भारतीय गरीब जनता का प्रतिनिधि है तो दूसरी ओर मिस्टर जानसेवक ब्रिटिश साम्राज्य के धनी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते दिखाई देते हैं। अंत में गांधीवादी सूर के आगे वह भी अपना भूल स्वीकार कर लेता है। वह सूर से कहता है, मेरे हाथों तुम्हारा बड़ा अहित हुआ, इसके लिए मुझे क्षमा करना। मैं जीत कर भी दुखी हूं, तुम हार कर भी सुखी हो। गांधीवाद के हृदय परिवर्तन को प्रेमचंद कायाकल्प में भी चित्रित करना नहीं भूलते। वे लिखते हैं, धन्ना की संगीन में पथभ्रष्ट गांधीवादी चक्रधर घायल हो जाता है। चक्रधर को धन्ना पहचान लेता है कि यह तो भगत अर्थात चक्रधर है और अभी जीवित है। तब इसकी उसे इतनी खुशी हुई कि वह बंदूक लेकर पीछे की ओर चला और उसके चरणों पर अपना सिर रखकर रोने लगा। इसी प्रकार प्रेमचंद के ही एक उपन्यास गबन में भी गांधीवाद के इस आदर्श को देखा जा सकता है। वह उपन्यास भी गांधीवादी दर्शन से अछूता नहीं रहा है। उपन्यास की नायिका जोहरा में आकस्मिक रूप से हृदय परिवर्तन गांधी आस्था का ही प्रतीक है। दिनेश के घर उसकी जालपा से भेंट होती है। जालपा का त्याग, सेवा, साधना देखकर इस वेश्या का हृदय इतना प्रभावित हो जाता है कि वह अपने जीवन पर भी लज्जित हो जाती है और दोनों में बहनापा हो जाता है। जालपा का प्रेममय व्यक्तित्व न केवल जोहरा को ही प्रभावित करता है बल्कि उपन्यास के कैरेक्टर रमानाथ भी उससे प्रभावित होते हैं और वे झूठी गवाही देने से मुकर जाते हैं। इसी प्रकार मुंशी प्रेमचंद के ही उपन्यास कर्मभूमि में भी लाला समरकांत, सेठ धनीराम के साथ साथ सुखदा सत्याग्रह के विरोधी लाला समरकांत अंत में स्वयं सत्याग्रही बन जाते हैं। सभी प्रकार के कट्टर पंथ का परित्याग कर देते हैं। वे कहते हैं कि वह थाली उठाकर सलीम के कंबल पर आ बैठे। अपने विचार में आज उन्होंने अपने जीवन का सबसे महान त्याग किया। सारी संपत्ति दान देकर भी उनका हृदय गौरवान्वित न होता। सलीम ने चुटकी ली, अब तो आप मुसलमान हो गए। सेठ जी बोले, मैं मुसलमान नहीं हुआ, तुम हिंदू हो गए। इसी प्रकार अन्य कई उपन्यासकारों ने भी स्वाधीनता संग्राम से संबंधित अपने विचारों को उसमें अपने उपन्यासों में अभिव्यक्त करने की कोशिश की है, जिसमें ऋषभ चंद्र जैन के उपन्यास भाई और हर हाइनेस में सिंभू आश्रय और हिनहाइनेस का हृदय परिवर्तन हो जाता है। भाई का सिंभू भी अपने पापों का प्रायश्चित करता है। अपने अपराध की स्वीकृति जज साहब से स्पष्ट कहने के लिए मान जाता है। जिसका उसने घर उजाड़ा है उसे ही वह आबाद भी करना चाहता है। क्योंकि सत्य का आलोक उसे मिल जाता है, वह दुख भरे गंभीर स्वर में कहने लगता है कि दुर्गा मेरी बात सुनो, तुम्हारा घर मैंने उजाड़ा है और मैं ही बसाऊंगा। इसी प्रकार हिज हाइनेस भी रियासन के मद में चूर होने के कारण हर हाइनेस को अनेकानेक प्रकार से दुख देता है, उसे सताता रहता है। वह दर दर परेशान होकर राज से दूर निकल जाती है। हिज हाइनेस के प्रति उसके मन में भी घृणा है, परंतु जब हिज हाइनेस की चेतना जागृत होती है तब वह उसकी खोज में निकलता है और दूर से उसे पहचान कर पुकारते हुए कुछ इस तरह से कहता है कि मैं आ गया फेनी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। परंतु हर हाइनेस कुछ क्षण तक निर्निमेष भाव से खड़ी रही और तब एक कदम आगे बढ़कर वह हिज हाइनेस के चरणों पर गिर पड़ी। युगों का वह क्रोध, वह नफरत, गलतफहमियों का वह बवंडर जैसे एक बारगी ही उजड़ गया, समाप्त हो गया। इसी प्रकार कथाकार जैनेन्द्र कुमार अपने उपन्यास त्यागपत्र में, जो उपन्यास की बुआ भी गांधीवादी भावों से ओतप्रेत हैं, हिंसा में उनकी आस्था नहीं है। बापू की भांति उनका दृष्टिकोण भी सृजनात्मक है, क्योंकि उनका कथन है कि मैं समाज को तोड़ना फोड़ना नहीं चाहती हूँ। समाज टूटा कि फिर हम किससे भीतर बनेंगे। समाज से अलग होकर मंगलाकांक्षा में खुद ही टूटती रहूं। त्यागपत्र की बुआ में उपन्यासकार ने सोहम एकोदश बहुश्याम अर्थात व्यष्टिवाद में समष्टिवाद के द्वारा गांधीवाद की समाजोन्मुखी भावना का प्रतिपादन भी किया है। मुक्ति के बंधन का खूंखार पात्र डाकू धनई भी कुमार की सहनशीलता, सरलता और उसकी सेवा से इतना प्रभावित हो जाता है कि वह कुमार से सेवा न कराकर उसकी सेवा स्वयं करने लगता है। कहाँ जेल में धनई सत्याग्रही कुमार के रोजाना पैर दबाता था और अब कहाँ वह स्वयं दूसरे के पैर दबाता है, क्योंकि कुमार भी कहीं न कहीं गांधीवादी विचारों से ही युक्त था।
पैर की सेवा व परमेश्वर की सेवा मानता था। इस व्यवहार से धनई में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। कुमार को अब पैर दबाने से मना करते हुए वह कहता है, नहीं कुमार, तुम थके हुए 2 दिन भर के काम से सो जाओ, आज मैं तुम्हारे पैर दाबूंगा। कुमार सोचने लगा, आज उसकी मनोकामना पूरी हुई, क्योंकि एक कठोर मनुष्य के हृदय की खिड़कियां वह खोल सका है। इसी तरह से हिंदी उपन्यासों में गांधीवाद या स्वतंत्रता संग्राम का जो चित्रण हमें दिखाई देता है वह कहीं न कहीं गांधी जी के व्यक्तित्वों से ही प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है। गांधी जी सत्य, पवित्रता और प्रेम की प्रतिमूर्ति थे। ये तीनों तत्व उनके राजनीतिक दर्शन के महत्वपूर्ण अंग भी थे। उनके पीछे भारत ही नहीं था, बल्कि स्वयं दमनकारी ब्रिटिश अधिकारी भी उसका सम्मान करते थे। उनके अनोखे अस्त्र अहिंसा ने विश्व को एक नई चेतना प्रदान की। उनके व्यक्तित्व से सभी प्रभावित थे, मित्र भी थे और शत्रु भी थे। इसी संदर्भ में यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि हिंदी उपन्यासकारों ने उनके व्यक्तित्व को किस रूप में ग्रहण किया है। कुछ उपन्यासों के आधार पर यहाँ इस तथ्य पर भी विचार करना आवश्यक जान पड़ता है, जिसमें उपन्यासकार के मनोभाव जो उसके हृदय में बापू और उनके द्वारा चलाए गए अहिंसात्मक आंदोलन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुए थे, प्रशंसा के रूप में सत्याग्रह में ही वे दृष्टिगोचर होते दिखाई देते हैं। वह समाज, व्यक्ति गांधी, वह पुरुष सिंह गांधी, वह परमात्मा का अत्यंत श्रेष्ठ गांधी, जिस दिन जेल गया सारी कौम मानो हड़बड़ा कर उठ बैठी। पुरुष और नारी का पात्र अजीत जब साबरमती आश्रम से लौटकर आता है, तब से उसकी नस नस में सेवा का रस भीग रहा है। देश के लिए लहू को पानी करने पर तैयार है। राजा साहब पुनः आगे कहते हैं कि गांधी तो एक मानव है, वह किसी मुल्क की ही आज़ादी नहीं, मानव मात्र की आज़ादी का भी संदेश लेकर आया है। बापू की वेशभूषा, उनके दर्शनार्थियों की भीड़ का चित्रण भी उपन्यासों में किया गया है। बापू की संध्याकालीन प्रार्थना में आज हिंदू मुसलमानों का ठट लगा हुआ है। लकुटी लिए हुए बापू प्रार्थना सभा में पधारे, खद्दर की लंगोटी पहने, भव्य विभूति के दर्शनों से मनुष्य साक्षात शांति एवं प्रेम से स्नान करने लगा। हिंदू, मुस्लिम, नर नारी, बालक और बूढ़ा सभी के हृदय में गांधी जी के लिए एक विशेष श्रद्धा उत्पन्न होने लगती है। विदेशी शिष्टमंडल के गांधी जी के बारे में पूछने पर एक ग्रामीण बालक ने बापू के बारे में बतलाया, अजी बापू जी, भला दुनिया में ऐसा कौन है जो गांधी महात्मा और जवाहरलाल नेहरू को नहीं जानता। गांधी महात्मा हमारे गांव में भी आए थे। उस दिन हमारे मदरसे के सामने उन्होंने प्रार्थना की थी, सबसे चरखा काटने को कहा था, सबको अपना भाई समझते हैं। तुलसी हरिजन भाई के घर उन्होंने भोजन किया था। महात्मा गांधी की जय हम रोज बोलते हैं। इसी प्रकार निशिकांत उपन्यास में नरम दली मनोवृत्ति के पंडित जी कहते हैं कि गांधी सब कुछ जानता है पर मानता नहीं। 2-4 दिन ठीक बोलता है पर उसके बाद फिर देवत्व का ढोंग रचने लगता है। एक दूसरा पात्र कहता है गांधी तपस्वी है पर सरकार जितनी शक्ति उनके पास कहाँ है। जीत उसी की होगी पर उस दिन तक न जाने कितने घर बार उजड़ जाएंगे। जहां एक उपन्यासकार, आधुनिक हिंदी उपन्यासकार गांधी जी को निराशापूर्ण दृष्टि से देखता है, वहीं अनंत गोपाल सेवड़े ने बापू के आंदोलन के योगदान को कुछ इन शब्दों में अभिव्यक्त किया है। गांधी ही वह अद्भुत अगम्य शक्ति है जो गहन निराशा और पीड़ा से जर्जरित विश्व को शांति का मार्ग दिखा सकेगा। गांधी जी जेल में होते हुए भी जनता के मन में निवास करते थे। जनता के दिलों का स्वामी था वह लंगोटिया फकीर जो आगा महल की 4 दीवारी में बंद था। सन्यासी उपन्यास के माध्यम से इलाचंद जोशी जैसे उपन्यासकार ने महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का जो चित्रांकन अपने उपन्यास में किया है वह भी देखने योग्य है। मिस्टर मुखर्जी ने गांधी जी के चित्र को कुछ देर तक गौर से देखते हुए यह कहा कि बहुत सुंदर चित्र है। क्यों साहब, क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस चित्र में क्या विशेषता है? गांधी जी की इस मुस्कान में न सरलता है न भोलापन, इसमें केवल कैपिटलिस्टों की कृपा से परिपुष्ट एक आत्मतृप्त प्राणी के सुख और संतोषपूर्ण भाव की अभिव्यक्ति ही मैं पाता हूं। परंतु शीतला प्रसाद मिस्टर मुखर्जी की बात का प्रतिवाद करते हुए ये कहते हैं कि मैं मूर्ख को मूर्ख ही कहूंगा, चाहे वह महात्मा गांधी हो चाहे खुद अल्लाह मियाँ ही क्यों न हो। उनके चेहरे का भाव देखते नहीं एक भरपेट भोजन प्राप्त गंवार की तरह हंस रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में अपने को अर्पित करने वाले त्यागी गांधी का अंत न जाने कब हो चुका था। सच्चे गांधी को भूलकर दुनिया उनकी प्रेतात्मा को ही भज रही थी।
बलि का बकरा उपन्यास में एक नए व्यक्तित्व का चित्रण मनमथ नाथ गुप्त जी ने प्रस्तुत किया है। पंडित जी और हजारीलाल में गांधी जी अवतार हैं या नहीं, इस बात पर भी यहाँ विवाद होता दिखाई देता है। पंडित जी कहते हैं 10 कुल तो अवतार हैं, उसमें से 9 कुल 9 हो चुके हैं और कब एक होना बाकी है। एक अवतार जो होने वाला है उसमें गांधी जी का कोई लक्षण नहीं मिलता। किंतु हजारीलाल कहता है गांधी जी अवतार हैं तो यह उन तस्वीरों से साबित है जो मेरी दुकान में टंगी हुई है। वे कृष्ण हैं तो उनकी गोपियां कहाँ हैं? इस पर हजारीलाल फिर चित्र का हवाला देकर कहता है सब जमाने में गोपियां एक सी नहीं हुआ करती, इस अवतार में दूसरे नेता उनकी गोपियां हैं। गांधी जी की सफेद टोपी पर गोविंद वल्लभ पंत अपनी भावना को पात्रों के माध्यम से व्यक्त करते हुए कहते हैं कि चमक उठी सफेद टोपी, आरंभ में वह टोपी घोर अराजकता की जननी हुई। श्वेतांग उसे देखकर भय से डरने लगा, किसान ने उसमें आशाएं उज्जवल की। इसी प्रकार नागार्जुन के उपन्यास में बलचन्मा उपन्यास में उसका पात्र बलचन्मा ही अपने मालिक के अत्याचारों से पीड़ित होता है। उसे अब आशा बनने लगी है क्योंकि फूल बाबू गांधी बाबू के चेला बन गए हैं। उनके मनोभाव का अंकन कुछ इस तरह से उपन्यास करते हैं। गांधी महात्मा न बड़े लाट से डरते हैं, न छोटे लाट से, न सरकार से, न अमला से, गरीबों का पक्ष लेते हैं। फूल बाबू उन्हीं गांधी महात्मा के चेला होकर मेरे लिए क्या इतना भी नहीं करेंगे कि अपने फूफा फूफी बलचन्मा के मालिक को जरा भी समझा दें? गांधी जी को कांग्रेस का डिक्टेटर कहा जाता था, उसी का चित्रण बाबा नागार्जुन ने कुछ इस तरह से किया है। अब एकमात्र महात्मा जी कांग्रेस के डायरेक्टर हैं। आंदोलन पूरे उफान पर था, कांग्रेस ने सारे अधिकार उन्हें सौंप दिए थे। गांधी जी के आह्वान पर नीलकंठ सत्याग्रही के रूप में जेल चला जाता है, तब उसे बच्चों की चिंता सताने लगती है। जब उससे पूछा जाता है कि जेल आया ही क्यों, तब वह कहता है तब देश का काम था, महात्मा ने हुक्म दिया था, तब देश से ही मांगो, महात्मा क्यों नहीं दे देता? ठीक से बोलो पंडित, इतनी बड़ी आत्मा के लिए तुम्हारे छोटे मुंह इतना बड़ा बोल नहीं सुहाता। सारा जग उसके शीश नवाता है। जनता भी गांधी जी की ही थी और गांधी जी भी जनता के थे। सारा देश बाढ़ के जल की तरह उनके पीछे था। गांधी जी ने देश को डंडा गोली खाने की ही शिक्षा दी, डंडा गोली चलाने की नहीं, जिसके बिना कभी कोई देश आजाद नहीं हुआ करता। मगर इस बात से क्या कोई इनकार कर सकता है कि गांधी ने देश की जनता को पुकारा और जनता उनकी पुकार पर दौड़ी चली आई। इसी तरह से हिंदी उपन्यासों में कुछ अलग चरित्रों का भी निर्माण यहाँ अलग अलग उपन्यासकारों द्वारा किया गया है। मुंशी प्रेमचंद ने अपने कर्मभूमि उपन्यास में रेणुका के कथन के माध्यम से कहलाते हैं कि अगर आप कोई ट्रस्टी बना सके तो मैं आपकी कुछ सहायता कर सकती हूँ। ट्रस्ट का बनना आरंभ हो जाता है और सेवाश्रम का ट्रस्ट बन गया। महात्मा गांधी जिस प्रकार के ट्रस्ट का स्वप्न देख रहे थे वह भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों में भी संभव न था और कालांतर में हुआ ही। उसी भाव का छायाभास रांगे राघव भी कुछ इस तरह से अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि गांधी क्या कहते हैं, आप क्या करते हैं? आपने कितने अमीरों, जमींदारों और सेठों से जोर देकर कहा कि अपना हृदय बदल डालिए, तुरंत ट्रस्टी बन जाइए। इसी प्रकार अतीत भी साबरमती आश्रम से प्रभावित होकर वह भी रेखा नदी के तट पर एक आश्रम की स्थापना करता है। वहाँ चरखे तो चले ही, करघे भी जारी हुए। उसकी देखभाल का काम वह अजीत स्वयं करता है। गांव गांव घूमता है, कृषकों का दुख सुनता है। बापू की भांति नारी के उत्थान में उसका पूरा विश्वास है। आश्रमों में महिला विभाग की स्थापना इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है। साबरमती आश्रम में जहाँ बापू का वैष्णव जन तो तेने कहिए अथवा रघुपति राघव राजा राम का भजन कीर्तन किया करते थे, उसी तरह से अजीत के आश्रम में भी तराने गाए जाते थे। उसके उदाहरण यथा जहां में हमारा निशाना रहेगा, वतन का ही हरदम तराना रहेगा। गोली व वर्षे सहेंगे खुशी से, पर झंडा वतन का ऊंचा रहेगा। गांधी जी के आश्रम में भारतीय ही नहीं विदेशी भी आया करते थे। इसी तरह विशाल जी के आश्रम में एक विदेशी महिला बड़े बड़े भारतीय नेताओं के परिचायक पात्रों को लेकर आश्रम में प्रवेश करती है और वह जैनेन्द्र कुमार गांधीवादी आस्था के उपन्यासकार कहे जाते हैं। उनका उपन्यास कल्याणी का तपोवन भी उन्हीं आदर्शों का स्मरण करता हुआ दिखाई देता है। गांधी चबूतरा की स्थापना भी गांधी जी
के आदर्शों को मूर्तिमान करने के लिए की गई है। यह गांधी चबूतरा ज्योतिष स्तंभ होगा मेरे गांव का तथा पास पड़ोस का, देखो ईश्वर की कृपा हुई तो वे स्वप्न भी पूरे होंगे। इसी तरह से कुछ क्रांतिकारी आंदोलनों का चित्रण भी दार्शनिक पक्षों में आधुनिक हिंदी उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों में चित्रित किया है, उसका वर्णन किया है। आतंकवाद का उसमें पहले क्रांति के रूप में संपन्न करना या उसे साधारण व्यक्ति के वेश के बाहर की वस्तु के रूप में बताना, इसकी कोई निश्चित तिथि भी नहीं है। वह देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक वातावरण की देन होती है। क्रांति के लिए आत्म बलिदान तथा जन सहयोग दोनों का होना अनिवार्य है। मात्र आतंक द्वारा ही राजनीतिक क्रांति का संपन्न होना संभव भले हो, परंतु दुरूह होता है। फिर भी भारतीय नवयुवक ब्रिटिश साम्राज्य को आतंकवादी तरीके से उखाड़ने का प्रयत्न करते रहे हैं। पूंजीवादी सरकार उनके बारे में जनता में गलतफहमी उत्पन्न करती रही, जिससे जनता के क्रियात्मक सहयोग के इस बुलावे में न आ सका। उसने अपनी रचनाओं के माध्यम से आतंकवाद के दर्शन को भारतीय जनता तक पहुंचाने तथा समझाने का प्रयास किया है। भगत सिंह ने अदालत के सामने कहा था कि उनका उद्देश्य मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का अंत करना तथा किसान मजदूर के प्रजातंत्र की स्थापना करना है। दुर्गा प्रसाद खत्री के उपन्यास प्रतिशोध में सर्वप्रथम विप्लववादी आंदोलनों का प्रशस्ति परक चित्रण हमें दिखाई देता है। यह कोई नहीं देखता कि लंबी चौड़ी वक्रताएं मोटरों पर दौड़ा करने वालों में कितना अधिक त्याग व क्रांतिकारी कर रहा है, जिसकी आवाज पिस्तौल की गोली है और जिसकी सवारी अर्थी। यह कोई नहीं कहता कि क्रांतिकारी तुम ही देश के बंधु हो। 10,000 नेता वह नहीं दे सकते जो तुम में एक का एक हंसते हंसते दे डालता है। क्रांतिकारी आतंक क्यों उत्पन्न करता है? क्योंकि वह अपनी इस पराधीन मातृभूमि का दुख दूर करना चाहता है, इसलिए वह आतताई का वध करता है। प्रतिशोध की यह भावना रक्त मंडल में जाकर कहीं स्पष्ट होती है। देश को जिस तरह से हो सके स्वतंत्र करना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। यशपाल ने अपने संस्मरणों में भी यही भाव व्यक्त करते हुए कहा है कि हम सुधारों की नहीं बल्कि व्यवस्था बदल देने की मांग करते हैं। इसी ब्रिटिश शासन व्यवस्था को बदलने के लिए विप्लववादी संपूर्ण देश में गुप्त संगठनों की भी स्थापना करते दिखाई देते हैं। इसी प्रकार आगे कुछ क्रांतिकारी आंदोलनों को सजीवता प्रदान करने वाले में श्री अरविंद भी थे। उसकी प्रेरणा से ही क्रांतिकारी आगे बढ़े। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह ने उनके योगदानों का वर्णन कुछ इस तरह से किया है। जिस मदारी के डमरू पर क्रांतिकारियों का दल कुलांचे लेता रहा वह दिक्पाल तो श्री अरविंद है। यह दृष्टिकोण तो हर गोरे अफसर का निरंतर बना रहा है। काफी सबूत ना पाकर अलीपुर के सेशन जज ने उन्हें जो रिहा कर दिया हो, पर फिरंगियों की निगाह में उनकी सफाई कभी न थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आतंकवाद सक्रिय रूप में पुनः उठ खड़ा हुआ था। उसकी ओर आत्मदाह में भी संकेत किए गए हैं। यह वह समय था जब युद्ध के बाद की शांति सभा से भारत निराश हो गया। देश में उद्वेग उत्पन्न होने लगे थे। पंजाब और बंगाल में भी क्रांतिकारी दल बनने शुरू हो गए थे। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने यथार्थ रूप में क्रांतिकारी दल निर्माण के प्रसार के तथ्यों को भी उपन्यासों में ग्रहण किया है। बंगाल के अनुकरण में काशी, दिल्ली और लाहौर में विप्लव केंद्रों की सृष्टि हुई। बलिदान में इस तरह बलिदान में शेखर भी विनय से अपना विप्लवी उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहता है, अहिंसा ही अहिंसा में आज देश की कितनी विभूतियां जेलों में सड़ रही हैं, कितने हत्याकांड हो रहे हैं, मुझे अब अहिंसा में विश्वास ही नहीं रहा। मैं गुरिल्ला युद्ध की योजना बना चुका हूं। कलकत्ता, कानपुर, दिल्ली, प्रयाग और मेरठ आदि में आजाद सभा के गुप्त कार्यालयों की स्थापना भी हो चुकी है। अनंत गोपाल सेवड़े ने भी आतंकवादी आंदोलनकारी के उन मनोभावों को भी अपनी रचनाओं में यथावत रूप में चित्रण किया है, जिन्हें फांसी की सजा सुनने के बाद अदालत में भगत सिंह ने भी अभिव्यक्त किया था। इसी प्रकार शेखर एक जीवनी में अज्ञेय ने पूंजीपति वर्ग के आतंक वर्ग के प्रति विद्यमान उपेक्षा का उत्तर भी विद्याभूषण नामक पात्रों के माध्यम से दिलाया। उनका कथन है, सबसे पहले तो उन्हें आतंकवादी कहना ही अन्याय है। यद्यपि आतंकवाद को वे अपने कार्यक्रम से बाहर नहीं निकालते। आजकल के जमाने में जिस आदमी का राजनीतिक दर्शन आतंकवाद तक जाकर समाप्त हो जाता है, वह मानसिक विकास की दृष्टि से 7 साल का बच्चा है। साफ बात यह है कि उसमें इतना नैतिक बल ही नहीं हो सकता जितना कई आतंकवादी कहलाने वालों में सब लोग मानते हैं।
यशपाल भी अपने उपन्यास दादा कामरेड में कहते हैं कि हमारा उद्देश्य तो है इस देश की जनता का शोषण समाप्त कर उसके लिए आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त करना। कल्याणी में क्रांतिकारी आंदोलन के दर्शन पर विचार हुआ है। यह क्रांतिकारी आंदोलन राष्ट्रीय जागरण में कभी अनावश्यक नहीं, उसकी सतत आवश्यकता मानी गई है। असल में वह युद्ध का अग्रिम मोर्चा है। इसी प्रकार आगे आतंकवादी कार्यकलापों का जो अंकन है वह दल के नेताओं ने देश में फैले विभिन्न गुप्त दलों को एक सूत्र में पिरोने के लिए भी कहीं न कहीं इसका प्रयास किया था। प्रेमचंद जब कर्मभूमि की रचना कर रहे थे तो उस समय तक भारतीय नवयुवकों का आंदोलन भी संगठित हो गया था। बंगाल में उस समय तरुण समिति, पंजाब तथा संयुक्त प्रांत में नौजवान भारत सभा के नाम से भी यह काफी लोकप्रिय हो चुका था, प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था। कर्मभूमि में शांति कुमार के कथन द्वारा प्रेमचंद ने ऐसे ही युवक सत्याग्रह के बारे में कहलाया है कि आज नौजवान सभा के 10-12 युवकों को तैनात कराया हूं, नहीं इसकी चौथाई हड़ताल भी न होती। प्रेमचंद ने उसी नवयुवक आंदोलन की छाया की ओर यहाँ संकेत किया है। आगे चलकर शेष अशेष उपन्यास में भी साधुओं के भेष में आतंकवादी क्रांति की योजना बनाते हैं। चिदंबर की योजना थी कि सब दलों के साधुओं की सेना बनाई जाए, जिसमें उदासी, निर्मला, कबीरपंथी, वैरागी सभी साधु हों और ये अंग्रेजों से लड़कर उन्हें देश से बाहर निकालने में अपना योगदान प्रदान करें। यशपाल ने अपनी जीवनी सिंहावलोकन में भी कहा है कि हिंदुस्तानी प्रजातंत्र दल के सदस्य अपने हस्ताक्षरों से पर्चा बांटते थे। रक्तमंडल में भी भयानक 4 इश्तिहारों द्वारा जनता में जागरण उत्पन्न करते हैं। उनके इश्तिहार का विवरण खत्री जी ने दिया है। अब हम एक आखिरी चोट उस जालिम विदेशी सरकार को पहुंचाना चाहते हैं जिसने अपना कब्जा जबरदस्ती हमारे देश पर जमा रखा है। 3 रोज बाद इस समस्त प्रांत के उन भागों पर बम बरसाए जाएंगे जहां फौजी छावनियां, सरकारी दफ्तर, खजाने, कचहरियां या ऐसे ही दूसरे मुकाम हैं। रंगभूमि से लेकर के कर्मभूमि और कल्याणी, सुखदा आदि उपन्यासों में इस तरह की अभिव्यक्ति जो हुई है वह आधुनिक हिंदी उपन्यासकारों ने स्वतंत्रता संग्राम के परिप्रेक्ष्य में उसे चित्रित किया है। उसका वर्णन यहाँ पात्रों के माध्यम से कराया है और इसे हम इस यथार्थ रूप में भी देख सकते हैं। रंगभूमि का जो पात्र वीरपाल है वह भी इस तरह के क्रांतिकारियों की भूमिकाओं में डकैती वाले रोल को यहाँ उसके रोल को चित्रित किया गया है। काकोरी कांड का भी इसमें वर्णन कुछ उपन्यासकार अपने उपन्यासों में करते हैं। अधिकारी वर्ग की हत्याओं का भी यथार्थ चित्रण यहाँ रंगभूमि में भी दिखाया गया है और चटगांव शस्त्रागार कांड का भी चित्रण उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों में अपने अलग अलग ढंग से यहाँ किया है। भगवती चरण वर्मा ने भी कुछ अपने उपन्यासों में इसका यथार्थपरक वर्णन किया है। क्रांतिकारियों के व्यक्तित्व चित्रण की बात अगर की जाए तो भगत सिंह का चित्रण इलाचंद जोशी ने अपने उपन्यास मुक्तिपथ में राजीव नामक पात्र के मनोभावों के रूप में भगत सिंह के मनोभावों की कल्पना की है। राजीव के मन में एक निश्चित आदर्श और उद्देश्य था। भारत माँ के आगमन का बदला लेने की भावना उसके मन में व्याप्त थी। वो कहते हैं कि जब से उसने सुना कि लाला लाजपत राय की मृत्यु में निरंकुश शासनाधिकारियों का कितना बड़ा हाथ है, तब से वह और अधिक विचलित हो उठा। इसी भाव से विचलित होकर भगत सिंह आदि ने सैंडर्स की हत्या की थी। सैंडर्स की हत्या के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए भगत सिंह वेश बदलकर और नकली दुल्हन दुर्गा देवी भाभी को साथ लेकर कलकत्ता पहुंच गए थे। इस तरह से कई रचनाकारों ने अलग अलग क्रांतिकारी पात्रों का जो हमारे देश के रक्षक रहे हैं, देश के नेता रहे हैं, उनका चित्रण अपने अपने उपन्यासों में अलग अलग ढंग से किया है। अशफाक को फांसी, रामप्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक को फांसी देने के संदर्भ में एक शेर पढ़ा था, दरो दीवार पर हसरत से नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। तो इस तरह का क्रांतिकारी व्यक्तित्व जो है हमें आधुनिक हिंदी उपन्यासकारों के उपन्यासों में एक विस्तृत रूप में दिखाई देता है और बड़े ही मनोगत रूप से उसका चित्रण उपन्यासकारों ने किया भी है। आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भगत सिंह आजाद के युग की समाप्ति के उपरांत भी इसका कुछ असर हिंदी उपन्यासकारों के उपन्यास में दिखाई देता है।
हिंदी उपन्यासकारों में जो भारतीय समाजवादी दल के कार्यकलापों का अंकन भी कहीं कहीं इन रचनाओं में हमें देखने को मिल जाता है। समाजवादी दल के नेता में बाबू संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र दवे देव तथा जयप्रकाश नारायण आदि हैं। और गोदान जो कि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, इसमें भी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित स्वाधीनता आंदोलन के लिए कुछ चित्रण मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। गोदान का रचनाकार भी समकालीन समाजवादी प्रभाव को अपनी रचना में स्थान दिए बगैर नहीं रोक सका। प्रेमचंद जी लिखते हैं, गुड़ से मारने वाला जहर से मारने वाले की अपेक्षा कहीं सफल हो सकता है। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि हम या तो साम्यवादी हैं या नहीं हैं तो उनका व्यवहार करें, नहीं तो बकना छोड़ दें। मैं नकली जिंदगी का विरोधी हूँ। इसी प्रकार इस डेमोक्रेसी में भक्ति नहीं रही। काउंसिलों से बेजार होना, उसमें आग लगाना, उन पर जमींदारों व्यापारियों का राज्य होना आदि प्रसंगों द्वारा भी युगीन समाजवादियों के मनोभावों को गोदान में आभासित किया गया है। और इस तरह के कई चित्रण जो है हमें स्वाधीनता से संबंधित जो आधुनिक उपन्यास लिखे गए हैं, उन आधुनिक हिंदी उपन्यासों में रचनाकारों ने अलग अलग ढंग से अपनी अभिव्यक्ति प्रदान की है। हम उनके जो महात्मा गांधी से लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू तक ने इस स्वतंत्रता आंदोलन में जो अपनी भूमिका निभाई है, इन सभी पात्रों का चित्रण रचनाकारों ने अपने अपने उपन्यासों में किया है। इस दृष्टि से हिंदी का जो उपन्यास साहित्य है बड़ा ही सफल और समृद्ध रहा है। आज भी वह परंपरा है। आज के जो नए उदीयमान लेखक हैं, जो नए रचनाकार आ रहे हैं, उपन्यासकार आ रहे हैं, वे भी अपने अतीत से प्रेरणा लेकर आज भी नए नए उपन्यासों में इन क्रांतिकारियों की भूमिकाओं का सृजन चित्रण कर रहे हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मित्र मनीष का, डॉक्टर मनीष कुमार मिश्रा जी का, जिन्होंने यह अवसर हमें प्रदान किया और आज हम आपके समक्ष आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में कुछ कह सके, कुछ निष्कर्ष अगर मिला हो तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीष मिश्र जी।